हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की जो क्लास है वो CUT एग्ज़ाम 2024 जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं ज़ोरों शोरों से। और मेरा जो एक तरह से मेन मोटिव यही है कि आपको वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए जो एज अ CUT के रिगार्डिंग आपसे की जाती है। तो आपसे यही उम्मीद रहेगी कि जितने भी ये टॉप 10 MCQs क्वेश्चन हैं उसे आप अटैम्प्ट कर पाओगे। और आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए। तो शुरुआत में अगर आपको कोर्सेज वगैरह के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज चाहिए तो आप जो है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और बाकी तो आप अपनी क्लास जो है MCQs के रिगार्डिंग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इन्वेंट्री इज अ डैश कॉन्सेप्ट वेयर द चेंज इन इन्वेंट्री इज। तो मतलब आपसे कह रहा है कि बताइए कि जो इन्वेंट्री है वो आपका स्टॉक है, फ्लो है, फ्लो स्टॉक है, थर्ड ऑप्शन में स्टॉक और स्टॉक है और फ्लो, यानी आपके पास यहाँ पर दो MCQs हैं, ठीक है। और दो MCQs के रिगार्डिंग जो है आपने यहाँ पर बताना है कि आपने कि इस वाले बॉक्स में क्या आएगा और इस वाले बॉक्स में क्या आएगा, स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपसे पूछे तो आप बताइए कि इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक है, फ्लो है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने इसका आंसर फर्स्ट रखा है तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है वो फर्स्ट करेक्ट है क्योंकि इन्वेंट्री जो है ये स्टॉक होता है, ठीक है। और चेंज इन इन्वेंट्री वर्ड लिखा है कि चेंज इन इन्वेंट्री क्या होगा, तो चेंज इन इन्वेंट्री को फ्लो बोलते हैं। आप कहोगे कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है, तो जब आप नेशनल इनकम पढ़ रहे थे तो नेशनल इनकम में हमने जो है क्या पढ़ा था कि नेशनल इनकम में ये टॉपिक पढ़ा था कि कौन सा स्टॉक होता है, कौन सा फ्लो होता है। तो अगर हम बात करें स्टॉक की तो स्टॉक के बारे में क्या पढ़ा था कि जिसे हम मेज़र कर सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी स्टॉक के रिगार्डिंग क्या था, जिसे हम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं, उसे कहते हैं स्टॉक। और फ्लो किसे कहते हैं, फ्लो कहते हैं जिन्हें हम किस पे करें, मेजर ओवर अ टाइम पीरियड, ठीक है ना, यानी मेजर एट अ ओवर ए टाइम पीरियड, सॉरी टाइम पीरियड। तो अगर हम यहाँ देखें कि स्टॉक जो है ओवर ऑफ टाइम पीरियड ही कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि 31 मार्च हो गया या किसी हम पर्टिकुलर डेट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। और यहाँ जो है आपका चेंज इन इन्वेंट्री जो है वो फ्लो है, क्योंकि फ्लो बता रहा है ओवर अ टाइम पीरियड, क्योंकि आप एक एग्जैक्ट टाइम पे नहीं बता रहे, क्योंकि इसमें चेंजेस हो रहे हैं। ये जो चेंज इन इन्वेंट्री है ये प्रॉपर से चेंज हो रही है, तो इसके रिगार्डिंग आपका अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है तो आपका आंसर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां कह रहा है कि MPS इज 0.25 एंड इनिशियली चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 250 करोड़, देन द फाइनल चेंज इन इनकम वुड बी, यानी फाइनल चेंज पूछा है तो इसका मतलब आपसे डेल्टा वाई की वैल्यू पूछी है कि बताइए डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है। तो अगर आप पहले आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके आप आंसर निकाल लें और जब आपका आंसर मेरे अकॉर्डिंग आ जाए तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ MPS है, आपको पता है एक फॉर्मूला होता है K की वैल्यू, ठीक है ना, जिसे मल्टीप्लायर कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि बिना उसके हम कैसे कर सकते हैं। तो K की वैल्यू आ जाए तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, ठीक है। तो अगर मेरे को क्या निकालना है, डेल्टा वाई निकालना है, तो कहीं ना कहीं मुझे के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेल्टा आई को, और डेल्टा आई मेरे को दिया हुआ है 250 करोड़। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व करूंगा, के की वैल्यू कैसे निकल कर आती है, तो के की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल कर आ जाएगी। आपने 12th में पढ़ा था कि के इक्वल्स टू होता है, एक तो होता है 1 अपॉन में 1 माइनस MPC और एक होता है आपका 1 अपॉन में MPS। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर MPS की वैल्यू दी है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, 1 अपॉन में 0.25, पॉइंट हटाइए, 2 जीरो ऊपर आ गया, 25 से काटा 4 बार में, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। जैसे के की वैल्यू 4 आती है आप आई से मल्टीप्लाई करिए, यानी 250, और 250 इंटू 4 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा व्हाट, 1000, ठीक है।
तो अगर आपने 1000 कहा है, 1000 करोड़ अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप बिल्कुल सही, आपकी प्रिपरेशन चल रही है और इसी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है आप आराम से इसको कवर अप कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बताइए द फोकस ऑफ गवर्नमेंट बजट इज, यानी गवर्नमेंट बजट का मेन फोकस क्या होता है। तो आप ही बताइए इसके रिगार्डिंग कि गवर्नमेंट बजट का मेन फोकस क्या होता है। क्या मिनिमाइज द फिजिकल डेफिसिट? कतई नहीं, ठीक है। क्या होता है जरा बताइए आप ही मेरे को। क्या ये होता है? देखो इसमें मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि देखो जो बजट है वो किस लिए बनाया जाता है। बजट बनाया जाता है ताकि हमारे पास जितना भी डेफिशिएट का मतलब है हमने खर्चे ज़्यादा कर लिए और हमारी रेवेन्यू कम आई है। तो मैक्सिमाइज डेफिशिएट यानी हम अपने लॉसेस को बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बजट हम इसलिए नहीं बनाते। क्या मैक्सिमाइज एक्सपेंडिचर? ये इसके लिए भी नहीं। क्या मैक्सिमाइज रेवेन्यू? नहीं। जो आपका मेन मोटिव है वो है आपका मिनिमाइज द फिजिकल डेफिशिएट, जो हमारे पास फिजिकल डेफिशिएट आया है। अब कमेंट सेक्शन में ये भी बनता है कि फिजिकल डेफिशिएट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको आता है तो प्लीज़ आप जो है उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि फिजिकल डेफिशिएट का फॉर्मूला क्या है। इसका आंसर जो है सेकंड है, क्या? मिनिमाइज फिजिकल डेफिशिएट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी आपसे पूछा है कि जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो बताइए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये क्या है इसके रिगार्डिंग। बताइए। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ये हमने पढ़ा है कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन के रिगार्डिंग ये किससे, देखो माइक्रो स्टडी जो होता है वो इंडिविजुअल स्टडी होता है। तो इंडिविजुअल तो आपका आंसर इसके रिगार्डिंग, क्योंकि पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा लोगों की कैलकुलेशन करनी है, तो माइक्रो तो है नहीं। तो माइक्रो नहीं है इसका मतलब बोथ भी आंसर नहीं है, नन ऑफ दिस तो मैटर ही नहीं करता। इसका मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पॉपुलेशन की स्टडी करता है। अब साथ साथ आपका ये भी होमवर्क है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और किन किन चीज़ों की स्टडी की जाती है, जैसे कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई। तो ये सारे पॉइंट जो हैं आपके एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट देखते हैं। अंडर विच मार्केट फर्म अ फर्म इज अ प्राइस टेकर, सॉरी, अंडर विच मार्केट फर्म्स अ प्राइस टेकर? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड परफेक्ट। तो आपको पता है प्राइस मेकर, जो प्राइस मेकर होता है वो कौन होता है? इंडस्ट्री। और जो प्राइस टेकर होता है, यानी प्राइस टेकर, वो कौन होता है? वो जो इनके नीचे इनको फॉलो करेंगे। तो और ये कहाँ पे पॉसिबल है? ये है आपका परफेक्ट कंपटीशन। तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट रहेगा, क्योंकि मोनोपोली में जो है वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा कोई सीन नहीं होता है। इसमें यहाँ पे आपको जो है ना प्रॉपर तरीके से आपको प्राइस जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी इंडस्ट्री ने डिसाइड किया है। तो अगर आप इसके रिगार्डिंग बात करें तो ये आपका आंसर जो है क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ दिस नॉट, यहां देखिए क्या लिखा है, नॉट प्रॉपर्टी ऑफ आईसी कर्व। आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व। आपने पढ़ा होगा इंडिफरेंस कर्व के बारे में कि इंडिफरेंस कर्व की क्या क्या प्रॉपर्टी या फीचर्स होते हैं। फीचर्स पूछे तो भी आपने यही जवाब देना है। तो बताइए इनमें से क्या क्या, कौन सा फीचर होता है और कौन सा फीचर नहीं होता है। क्या आईसी स्लोप डाउनवर्ड होता है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या आईसी कर्व जो है स्लोप डाउनवर्ड होता है? बिल्कुल होता है। क्या आईसीज कॉनकेव होता है? नहीं, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। यहां पर आप फंस सकते थे।
तो इसीलिए आपने ध्यान में रखना है कॉनकेव कौन सा होता है, कॉनकेव कौन सा होता है ये भी बता दीजिए। तो आपका जो पीपीसी कर्व होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो कॉनकेव होता है, ठीक है, कॉनकेव। और आईसी कर्व जो होता है वो आपका कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, आपसे नॉट पूछा गया, अदर भी चेक कर लेते हैं। टू आई सी कैन नॉट इंटरसेक्ट, यानी आपको पता है ना, दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। उसके बाद हायर आई सी रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये भी बिल्कुल सही है कि अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊँ और यहाँ पर ये दो तीन मैंने आई सी कर्व बनाए हैं, आई सी 1, आई सी 2 एंड आई सी 3, तो कहने का मतलब ये है जो जितना ऊपर आई सी कर्व होगा वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा और जो जितना नीचे होगा वो कम सेटिस्फेक्शन देगा। तो इसका आंसर क्या है, आपसे नॉट पूछा है, तो इसका आंसर जो है सेकंड होगा। तो अगर आपको पता है सेकंड है तो आपको एज अ कॉन्ग्रेचुलेशन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि एपीएस इज 0.2 एंड नेशनल इनकम इज 4000 करोड़, तो कंजम्पशन बताना है आपने कि कंजम्पशन क्या होता है, ठीक है। वीडियो पॉज करके अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। मैं 10 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूँ, आप या तो वीडियो पॉज करके इसको कर सकते हैं। देखिए एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, यानी सेविंग अपॉन में इनकम, ठीक है। और मेरे से क्या दिया हुआ है, कह रहा है इनकम आपका इतना है 4000 करोड़, एपीएस की वैल्यू 0.2 दी हुई है, एस मुझे पता नहीं, वाई की वैल्यू मुझे दी है 4000 करोड़, और अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरा सेविंग निकल कर आ जाएगा। सेविंग कितना निकल कर आ जाएगा आपका, सेविंग निकल के आ जाएगा 4 दूनी 8 यानी कि 800। तो अगर सेविंग आपका 800 है तो मेरे से सेविंग थोड़ी पूछा है, और ऑप्शन में भी 800 थोड़ी है, मेरे से कंजम्पशन पूछा है। और कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है, जब इनकम में से सेविंग माइनस करते हैं, तो आपका इनकम है आपका 4000 और सेविंग है आपका 800, तो माइनस करेंगे 3200, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा टफ सा भी है कि कह रहा है जीडीपी इज अ नॉट अप्रोप्रिएट इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर बिकॉज ऑफ एक्सटर्नैलिटी, यानी आपको अगर आप देखो कि आपको भी पता है जीडीपी और वेलफेयर का कभी भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम जीडीपी के बारे में सोचेंगे तो हमारा वेलफेयर डाउन हो गई होगा। तो उसी में कह रहा है कि नॉट इंडिकेटर, तो भाई एक्सटर्नलिटी तो होती ही होती है, ठीक है ना, नॉट एक्सटर्नलिटी। इसमें अगर आप इसकी लिमिटेशन आप अपनी बुक में चेक करो तो इसमें क्या लिखा है, जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट चेंज इन इनइक्वालिटी, ठीक है ना, इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कभी भी जो है उसमें नहीं कर सकता। दूसरा, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, तो इसमें भी आप देखोगे तो ये कह रहा है कि जीडीपी डज नॉट इंक्लूड नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज एंड नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, यानी ये भी पॉइंट है आपका और ये भी है। तो जब आपको दो पॉइंट मिल जाए तो तीसरा अपने आप ही आप मान लेना कि ये भी आपका उसका सही हो सकता है। तो मैं इसमें भी बता दूं कि इसमें कह क्या रहा है कि अगर आप देखोगे जीडीपी डज नॉट अकाउंट द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नलिटी, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है कि इसके रिगार्डिंग है। और जीडीपी डज नॉट कंसीडर चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, जीडीपी जो है पॉपुलेशन कंट्री के चेंजेस को शो नहीं करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि ये तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हैं हमारे ऑप्शंस के रिगार्डिंग, तो इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो फोर्थ बनेगा, ऑल द अबव, ठीक है। तो आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टू कॉस्ट कर्व विच स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, यानी इनमें से वो कौन से कॉस्ट कर्व हैं जो वाई एक्सिस से शुरू होते हैं और एट अ सेम पॉइंट पे। तो अगर आपको पता हो कि हमारे पास कुछ डायग्राम देखें तो टीवीसी हमेशा जीरो से शुरू होती है, तो ये टीवीसी हो गया, और टीएफसी हमेशा वाई एक्सिस पे चलती है। तो बचा क्या, ये जो लाइन होती है ना यहाँ से, ये टीसी होती है और ये टीएफसी होती है,
और इनके बीच का जो गैप होता है वो होता है टीवीसी। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल कॉस्ट होता है वो होता है टीवीसी प्लस टीएफसी। लेकिन मेरे से ये फॉर्मूला नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि वो दो कौन से कर्व हैं जो वाई एक्सिस से शुरू होते हैं। तो ये दोनों सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, तो इनमें ऑप्शन देखिए टीएफसी और टीसी कौन सा है। तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ये थर्ड ऑप्शन जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि टीएफसी एंड टीसी जो है सेम पॉइंट से जो है निकलते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप जो है इनके बारे में सारे पढ़ लेंगे कि रिलेशन इनके पढ़ने हैं। ठीक है ना, एमसी का रिलेशन पढ़ना है, टीवीसी और टीसी का रिलेशन पढ़ना है। तो प्लीज़ आप रिलेशन पढ़ के जाना विद डायग्राम के साथ, ताकि आपको जो है अच्छे से इसकी तैयारी। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसमें लिखा है एग्रीगेट डिमांड कैन बी डिक्रीज बाय। तो आप बताइए एडी यानी एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज कब होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप दीजिए। तो एग्रीगेट डिमांड कब कम होता है? तो इसमें लिखा है एग्रीगेट डिमांड कैन बी डिक्रीज बाय व्हाट? रेज इन बैंक रेट, परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट, डेफिशिएट बजट एंड नन ऑफ दी अबव। तो भाई नन ऑफ दी अबव की तो अभी फिलहाल कोई बात नहीं है, जब तक आपको कह रहा है पहले पॉइंट को देखें कि बैंक रेट अगर रेज हो जाए। आप ही बताइए, बैंक रेट अगर बढ़ाया, बैंक रेट अगर बढ़ता है तो इससे क्या होगा? लोग जो है लोन की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी। और डिमांड डिक्रीज का मतलब है जब लोन 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 ही नहीं लेंगे तो वो क्या डिमांड करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो इनसे रिलेट करता है। परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट, ये तो गवर्नमेंट से लेना देना है, ये गवर्नमेंट की चीज़ है, इसका पब्लिक से कोई वो नहीं है। डेफिशिएट बजट का भी कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट के रिगार्डिंग है। और आपसे कह रहा है एग्रीगेट डिमांड कब, उसके रिगार्डिंग। और आपको पता है एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है? एडी, इसके बारे में पूरा टॉपिक पढ़िए। यही मैं क्वेश्चन अगर मैंने इसमें दे रखा है तो आपको जो है इसमें सारे वो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं जो कि आप पढ़ते हो। तो कंज्यूमर एंड इन्वेस्टमेंट और भी आता है इसमें, गवर्नमेंट का भी इसमें योगदान होता है, एंड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी होता है। इन सब को जोड़ दे तो एग्रीगेट डिमांड होता है। तो ये सब आपके जो पॉइंट्स हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और आपको ही करना है ये कि ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये आपका होमवर्क है, और इसका आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है ना, और आपको ये भी बताना है कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम मैंने इसे पीपीटी में शो करके आपके लिए लाया हूँ, और इसीलिए थोड़ी सी बीच बीच में प्रॉब्लम आ भी रही थी। धीरे धीरे सीख जाएंगे तो आपको भी ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करवा दूँगा। तो जो मैंने आपको बताया, तो ये क्वेश्चन क्या है कि एन इंडियन रियल इस्टेट कंपनी रिसीव रेंट फ्रॉम गूगल न्यूयॉर्क में। यानी एक रियल इस्टेट कंपनी है जो कि गूगल की है न्यूयॉर्क में। ठीक है ना, और कौन सी है वो? इंडियन रियल इस्टेट है। दिस ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड, कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? पहली चीज़ आपने साइड बतानी है कि डेबिट या क्रेडिट, और नंबर 2 अकाउंट बनाना है कि ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा या करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो इसका आप जो है आंसर कमेंट में लिख दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और अपने टॉपिक जितने भी मैंने यहाँ पे बताए हैं उनको आप घर पे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और अगर हाँ इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में मैं जो है इसका लिंक जो है टेलीग्राम का आपको दे दूँगा। आप वहाँ जो है इसे ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे आपको इसकी सारी पीडीएफ मिल जाएगी और आप इसे खुद भी सॉल्व